हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पता ही है कि क्लास 12 के समाज शास्त्र का आज जो हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, यानी कि इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर का पार्ट 1 करा दिया है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है जरूर देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको कराने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपना पार्ट 2 को भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना क्लास 12 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन पार्ट 2। ठीक है, तो उसको शुरुआत करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सब हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये सब कराया था आपको, तो आज हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां से। आज हमारी स्टार्टिंग होनी है। एक सेकेंड, अपना पेन ले लें हम बस और फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है जनजातीय समुदाय, यानी कि इससे पहले मैंने आपको चीजें करा दी थी। जाति के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम जनजाति और परिवार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है जनजातीय समुदाय। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल आम भाषा में बात करूं तो आम भाषा में हम जनजाति के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, तो हम ज्यादातर आदिवासी, ठीक है, या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको अनुसूचित जनजाति, इन वर्ड्स का हम आम भाषा में यूज करते हुए आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जनजाति क्या है, एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे चीजों के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं, यानी कि जिनको एबोरिजिनल भी कहा जाता है, मूल निवासी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पुराने निवासी हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं जनजाति शब्द। ऐसे ही भारत में जब हम जनजातियों की परिभाषा का यूज करते हैं तो उसमें हम नकारात्मक शब्दों का यूज करते हैं, यानी कि हम उसमें क्या बात करते हैं कि इनके पास में ये चीजें नहीं है, या फिर वो कह सकते हो कि किस अर्थ में उनको नहीं लिया जा सकता, अर्थात में क्या नहीं है ये बताने की कोशिश करते हैं हम, ना कि हम ये कि ये क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनका क्या करते हैं, नकारात्मक शब्दों में प्रयोग करते हैं। जैसे जनजातियां ऐसे समुदाय से थे जो किसी भी लिखित जो हमारे पास में धर्म ग्रंथ थे उनमें इनका कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो किसी भी, या फिर कह सकते हो धर्म ग्रंथ के अनुसार इनका कोई भी हमें वर्णन देखने को नहीं मिलता है, या फिर वो किसी भी धर्म ग्रंथ का पालन नहीं करते थे। इन सब चीजों को लेकर हम क्या करते हैं, जनजातीय समुदायों का वर्णन किया जाता है। इसके अलावा उनका कोई सामान्य प्रकार का राज्य या फिर कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं था, यानी कि इनके पास में राजनीतिक संगठन इन सबका अभाव था। इसी वजह से हम इनको नकारात्मक शब्दों से क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, या फिर इनको आम भाषा में यूज किया जाता है। उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे हमने देखा था कि जातियों के अंदर जाति जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने जाति व्यवस्था देखी थी, लेकिन जनजाति में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था, ना ही वो किसी वर्ग में शामिल थे। यानी कि हमारे पास में जैसे 4 वर्ण थे, उनमें कहीं पर भी जनजाति नहीं देखने को मिल रही थी। इसी वजह से जनजाति शब्द का जो प्रयोग है, यानी कि उससे पहले तो हम जनजाति शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहे थे, तो जनजाति शब्द का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ है, भारत के अंदर औपनिवेशिक युग में स्टार्ट हुआ है, यानी कि जिस टाइम पर भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, तो समुदायों के एक अत्यंत विषम समुच्चय के लिए एक अकेले शब्द का प्रयोग प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही किया गया था, यानी कि इसमें भी क्या करा गया था, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को अलग दिखाने के लिए इन्होंने प्रशासन को आसान बनाने के लिए क्या करा था, जनजाति शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक काल में किया गया था। तो ये आपका क्या था, जनजातीय समुदाय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं जनजातीय समाजों का वर्गीकरण। तो जनजातीय समाजों का जो वर्गीकरण है वो हम 2 भागों में करते हैं। 2 भागों में, एक पहला है आपका स्थायी लक्षण, दूसरा है अर्जित लक्षण।
तो यानी कि स्थायी लक्षण में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 4 चीजों का वर्णन करते हैं। नंबर 1 भाषा के आधार पर, नंबर 2 क्षेत्र के आधार पर, नंबर 3 आकार के आधार पर, नंबर 4 शारीरिक बनावट या फिर कह सकते हो आप शारीरिक परिदृश्य के आधार पर। अर्जित लक्षण में हम बात करते हैं आजीविका के साधनों की। इन्हीं सबको हम अभी आगे डिटेल में देखने वाले हैं आजीविका के साधन के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपके 2 लक्षण है, स्थायी लक्षण और अर्जित लक्षण। इन्हीं को हम डिटेल में देखते हैं। तो देखो आपका स्थायी लक्षण, स्थायी लक्षण में हमारे को मैंने आपको 4 बताए, ठीक है ना। 4 में जिसमें आपका क्या है, पहला आता है भाषा के आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर आप कैसे जनजाति को डिफाइन कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं उनको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमें मिलेंगे 4, भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और तिब्बती बर्मी परिवार। ये 4 हैं जिसको हम क्या करते हैं, भाषा के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अब इनका ही पेपर में आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाता है। भारतीय आर्य परिवार कितना है, 1% है। द्रविड़ परिवार 3% है। ऑस्ट्रिक परिवार जो पूर्ण रूप से क्या है आपका चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि इसमें ज्यादातर हिस्सा कवर किया जाता है। तिब्बती बर्मा परिवार आपका क्या है, 80% है। यही आपसे पूछ लिया जाएगा कितने परसेंटेज और सबसे कम कौन से हैं, तो वो है भारतीय आर्य परिवार, ओनली 1%। ये भाषा के आधार पर इसका वर्गीकरण है। दूसरा आता है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो क्षेत्र के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो हम मध्य भारत, जिसमें मध्य भारत में हम कौन कौन से कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये हिस्सा कितना कवर करता है भारत के अंतर्गत, 85%। 85% हमारा मध्य भारत कवर करता है। बच गया शेष भारत 15%, टोटल 100%। ठीक है, 85% तो क्या कर रहा है मध्य भारत, 15% शेष भारत। लेकिन इसमें भी आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एरिया जो आपके हैं 11 से 12%, वहां पर हमें क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलता है। और जो बाकी बच गया शेष, वो 3% हमें अन्य राज्यों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भारत के आपके क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आपका मध्य भारत में है। पूर्वोत्तर राज्यों का पूछा जाता है तो 11 से 12% है आपका। नेक्स्ट आता है हमें बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति, चेंज करते हैं। तो बड़ी आकार के आधार पर हमेशा 2 जनजातियों का वर्गीकरण करते हैं, एक बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति और दूसरी आपकी छोटी जनसंख्या वाली जनजाति। तो ये आपसे पूछ ली जाएंगी। तो देखो बड़ी जनसंख्या वाली जनजातियों में हमारे पास में है 7 मेनली, ज्यादा नहीं 7, गोंड, भील, संथाल, ओरांव, मीना, बोडो, मुंडा। और कितनी है ये बड़ी, तो ये आपकी 70 लाख है, यानी कि हर जनजाति कितनी है, 10 लाख के जनसंख्या इनकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है इनका। और छोटी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है हमारे पास में जारवा, जो कहां पर मिलती है हमें, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, तो ये जनजाति यहां पर मिलेगी। सबसे छोटी एक ही है जारवा, और बाकी अगर आपसे पूछा जाए बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो 7 है। गोंड, कितनी है इनकी संख्या, 70 लाख, यानी कि 7 है तो 10 लाख के अप्रोक्स आपकी आ रही है। ठीक है, फिर आती है हमारी शारीरिक प्रजाति के आधार पर जनजातियां। तो शारीरिक जो प्रजाति के आधार पर है वो मिलती है हमें 5। पहली है निग्रिटो, दूसरी ऑस्ट्रोलाइड, तीसरी मंगोलाइड, चौथी द्रविड़ और 5वीं आपकी आर्य। तो इस प्रकार से क्या कर रखा है, जनजातियों का वर्गीकरण कर रखा है। वो भी कौन सा लक्षण है, ये स्थायी लक्षण। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे लक्षण की, जिसको बोलते हैं हम अर्जित लक्षण। तो अर्जित लक्षण
अर्जित लक्षण में हमें आते हैं हमारे पास में आजीविका के साधन के आधार पर। तो आजीविका के साधन के आधार पर क्या होता है, यानी कि अर्जित का मतलब होता है जिसको अर्जित किया है, ठीक है, जिसको हमने ग्रहण किया। तो नंबर 1 मछुआरा, यानी कि जो मछली पालन, मछली पकड़ने का काम करते हैं, वो इसमें आएंगे। दूसरे खाद्य संग्राहक, जिसमें क्या होता है, वो इकट्ठा करते हैं खाने को, ठीक है। तीसरा आकेटक, जिसको आप कह सकते हो शिकारी के तौर पर, जो शिकार करके काम करते हैं। चौथा है झूम खेती करने वाले, यानी कि जो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं, जब तक पिछली जमीन को क्या कर देते हैं, वो परती होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम झूम खेती करने वाले। पांचवा आता है कृषक और बागान, यानी कि जो कृषि कार्य कर रहे हैं, बागानी का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। और छठे आते हैं आपके औद्योगिक कामगार, यानी कि जो उद्योगों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना आजीविका चला रहे हैं उद्योगों के अंदर। तो ये 6 आपके मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे कुछ तथ्य पूछ लिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर बात करते हैं इसमें, कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनजातियां हैं भारत में वो कितनी है, 8.2%। लगभग अगर बात करूं तो वो होती है हमारी 8.4 करोड़ व्यक्ति इसमें निवास करते हैं भारत के अंदर। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई है हमारी लास्ट, उसमें ये आंकड़ा क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी कि जहां पर वो 8.2 थे, उससे बढ़कर ये कितना हो गए, 8.6%। यानी कि इसमें क्या हुआ है, 4% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा ये 8.4 थे और ये बढ़कर कितने हो गए हैं आपके 10.4, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 104 मिलियन, या फिर आपके 10.4 करोड़ व्यक्ति हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरे भारत में आपका निवास करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है जनजाति एक संकल्पना की जीवनी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिलता है जनजाति एक संकल्पना की जीवनी, कि आखिर जो हम जनजाति पढ़ रहे हैं उनकी आखिर क्या आधार रहा है, क्या जीवनी रही है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब 1960 का दशक जब आया, तो विद्वानों के मन में, मस्तिष्क में उनको प्रश्न को लेकर क्या हुआ कि वाद विवाद होता रहा। कि क्या वाद विवाद हुआ, कि किन जनजातियों को जाति आधारित जो कृषक समाज है उसमें एक सिरे का विस्तार माना जाए, अथवा इन्हें क्या कर दिया जाए, पूर्ण रूप से भिन्न प्रकार माना जाए। इसके पीछे 2 वाद विवाद देखने को यही मिले, कि एक कह रहे हैं कि इसको भारतीय जो जनजाति है उसके बिल्कुल ही अनुरूप मान लिया जाए, या फिर ये बिल्कुल अलग है। ये 2 हमें देखने को मिले, ठीक है। तो जो विद्वान विस्तार के पक्ष में थे, उन्होंने क्या कहा कि जनजातियां जाति की आधारित कृषक समाज पर मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। उन्होंने बोला कि जो जातियां हैं बिल्कुल, जो जनजातियां हैं ये क्या है, जातियों की तरह ही बिल्कुल है, कोई उनसे पृथक नहीं है। लेकिन उनमें क्या हुआ है, स्तरीकरण बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहां पर क्या हुआ है, संसाधनों के स्वामित्व के मामले में समुदाय आधारित अधिक और व्यक्ति आधारित कम है। यानी कि जो स्तरीकरण हुआ है, ये जनजाति समुदाय के आधार पर तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी, लेकिन व्यक्ति आधारित इनमें स्तरीकरण जो है, लेवल अप, ठीक है ना, वो कम देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये तो था इनका विस्तार देखने के लिए। लेकिन अब कुछ विद्वान थे जो इसके विरोध में थे। उन्होंने बोला कि जनजातियां जातियों से पूरी तरह क्या है, अलग हैं, ठीक है। कैसे, जिसमें क्योंकि इनमें क्या है, धार्मिक और कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता जैसा कोई पैमाना नहीं होता। जबकि हमने देखा था, जिस टाइम पर मैंने आपको जाति की विशेषताएं कराई थी, तो उस टाइम पर बताया था कि जातियों में क्या होता है, कई बार शुद्धता अशुद्धता का जैसे हमारा जो पैमाना है उस पर हमें अंतर देखने को मिलता है, लेकिन जनजाति में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। कि आखिर राष्ट्रीय विकास हम कर रहे हैं और उसमें जनजातियों का विकास किस प्रकार से हो पाया है। तो देखो, भारत में जनजातियों का विकास राष्ट्रीय विकास के नाम पर क्या हो गया, हाशिए पर आ चुका है।
इसमें क्या हुआ कि जितने भी हमारे चाहे बांध निर्माण हो, औद्योगिक कार्य हो, इसके अलावा जितने भी हमारे खान हैं, मिनरल्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं जनजातीय इलाकों में ही देखने को मिलती है। तो अब इसी वजह से उन्हीं सब चीजों की पूर्ति करने के लिए क्या हुआ कि वहां पर बांध ये सब निर्माण करने से उनका जो विस्थापन था, जो उनका विस्थापन है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, उनको अपनी जो मूल जमीन है उससे वंचित किया गया, जो वन है उनसे बाहर कर दिया गया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो राष्ट्रीय विकास के नाम पर जनजातीय विकास हमें बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है, तो वही आपको दे रखा है कि चाहे वो हमारा नेहरू युग में ही बड़े बड़े बांध बनाए गए, ठीक है, खानों की खुदाई शुरू की गई, इसके अलावा जनजातीय इलाके देश के खनिज मिलते हैं, इसमें मिनरल्स की बात करी मैंने आपको, वन आच्छादित भागों में यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, वहीं पर हमें चीजें मिली। इसलिए जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उनको अपना घर बार, आजीविका सब कुछ छोड़ना पड़ा। कि जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार, ठीक है ना, वो चीज बात करते हैं। तो अब उनको जब हटाया जाएगा तो उनकी आजीविका भी जाएगी, इसके अलावा उनको अपने घर से, जो जंगल को अपना घर मानते हैं, उससे भी विस्थापित होना पड़ेगा। इसी प्रकार के विकास में जनजातियों को बहुत ज्यादा हानि हुई, और जो मुख्य धारा, ठीक है ना, उनका ही लोगों को क्या हुआ, बहुत ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि उनसे लेकर क्या हुआ, जो मुख्य धारा के लोग वहां तक चीजें पहुंचाई गई। ठीक है, तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा क्या हुई, हानि देखने को मिली। ऐसे ही आपको मिलेगा अधिकांश जनजातीय समुदाय जो वनों पर आश्रित थे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना, इसलिए उनके वन छीन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा, क्योंकि वनों का दोहन क्या हुआ, कटाई करी गई। ठीक है, इसको वनोन्मूलन, वहां पर बढ़िया बढ़िया जिसको कह सकते हो घरों का निर्माण, या फिर वनों को काटकर वहां की जितनी भी संपत्ति है, नेचुरल जो थिंग्स है, उसको वहां से निकाल लिया गया। ठीक है, और ये कार्य हमारा ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गया था, और ये आज भी जारी है। ठीक है ना, तो ब्रिटिश काल से, औपनिवेशिक काल से शुरू हुआ, और आज भी इसके ऊपर निरंतर कार्य किया जा रहा है। जैसे हमारे पास में उदाहरण है नर्मदा बचाओ का, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, वो इसी वजह से चला था क्योंकि नर्मदा रिवर, ठीक है, उसके ऊपर क्या हुआ था, बड़े बड़े बांध बना दिए गए थे। ठीक है, पता है 100 से अधिक तो बड़े बांध बनाए गए थे, और छोटे मोटों की गिनती नहीं है। ठीक है, कम से कम वो भी 500 से ऊपर के बना दिए गए थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ के लोग थे उनको बहुत ज्यादा क्या हुई, हानि उठानी पड़ी। ठीक है, और जो लाभ था वो असंगत हुआ, यानी कि उनके साथ में जो लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, तो जो समुदाय और जो क्षेत्रों को जो आपको जो लाभ मिल रहे थे दूसरे क्षेत्रों को, उनके अनुपात में वो कम लाभ देखने को मिला हमें। इसके अलावा हमारा था जनजातियों लोगों की जो घनी आबादी वाले अनेक क्षेत्र हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मध्य भारत, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य, उनके विकास के दबाव के कारण ही जो गैर जनजातीय लोगों के भारी संख्या में आप्रवास की समस्या से भी उनको जूझना पड़ रहा है। यानी कि जो आपके गैर जनजाति लोग हैं, अब क्या हो रहा है, वो इन इलाकों में जाकर रह रहे हैं, तो उस वजह से उनके पास में ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है कि एक तो अपने घर जा रहे हैं, और दूसरा जो है उस जगह पर क्या हो रहा है, वनों को काट कर, ठीक है, वहां पर निर्माण कार्य ये सब हो रहा है, तो वहां पर आकर जो गैर जनजाति लोग हैं वो भी आकर बस रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऐसे ही हमारे पास में त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जैसे जो राज्य है उसमें जो जनसंख्या थी उनका अनुपात कह रहे 1 ही दशक में घटकर आधा रह गया, यानी कि जो इनके पास में जनसंख्या अनुपात था वो 1 दशक का मतलब है यहाँ पर आपका 10 साल। ठीक है ना, तो 10 साल में ही वो क्या हो गया है, आधी हो गई इनकी जनसंख्या। इसके ही परिणाम स्वरूप क्या हो गए, वो अपनी ही जमीन पर क्या बन गए, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब जैसा कि जो संख्या में कम है, ठीक है, तो वो अपनी ही जमीन पर क्या हो गए, अल्पसंख्यक बन गए। ये राष्ट्रीय विकास के नाम पर क्या हुआ है, आदिवासी विकास देखने को हमें मिलता है। ऐसे ही हमारे पास में एग्जांपल है अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी ऐसा ही दबाव हमने महसूस किया। उसमें क्या देखने को मिला कि जो जनसंख्या थी जो जनजातीय लोगों की, ठीक है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा हमें क्या हुई, कमी देखने को मिली। ऐसे ही हमारे पास में एक और राज्य आता है जो है हमारा झारखंड। वहां पर क्या हुआ, जितने भी औद्योगिक इलाकों में वहां की जनसंख्या में जनजातीय जो अनुपात है वो कम हो गया है। ठीक है, ये झारखंड का भी है।
तो झारखंड भी आपका क्या था, ट्राइबल एरिया, उसमें भी अब क्या हो गया है, जब औद्योगिक विकास के नाम पर क्या हो गया, जनसंख्या जो जनजातीय पीपल की थी वो बहुत ज्यादा हमें कम देखने को मिल रही है। तो ये धीरे धीरे ही चीजें परिवर्तित होती जा रही है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे, समकालीन जनजातीय पहचान कि आखिर इनकी पहचान क्या है। ठीक है, ये किन मुद्दों को लेकर अपनी पहचान बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसी चीज में है कि जो मुख्य धारा के साथ अंतःक्रिया जो है वो आमतौर पर जनजातीय समुदायों के लिए अनुकूल शर्तों पर नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हाशिए पर रख दिया जाता है जितने भी हमारे जनजातीय समुदाय हैं उनको, और मुख्य धारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या दी जाती है, तवज्जो दी जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, अनेक जनजातियां जो पहचाने हैं वो गैर जनजातीय जगत की दुर्दमनीय शक्ति का प्रतिरोध एवं विरोध करने के विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है कि वो अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं। ठीक है, उनका क्या अस्तित्व है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्य धारा के उसमें उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। ठीक है, ऐसे ही एक लंबा संघर्ष जब चला तब जाकर हमारे पास में राज्य देखने को मिला हमें झारखंड और छत्तीसगढ़। ये दोनों ही आपके राज्य बनाए गए थे 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, झारखंड को किससे अलग करके बनाया गया, बिहार से, और छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया, मध्य प्रदेश में। ये अपनी जनजातीय पहचान के बलबूते पर ही इन्होंने करा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुख्य धारा वाले राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, अब इनकी वजह से क्या हो रहा, मुख्य धारा की वजह से इनकी पहचान लुप्त हो रही थी। लेकिन एक लंबा संघर्ष चला, आंदोलन चला, और सन 2000 में इनकी बात मान ली गई और मुख्य धारा राज्य आपका बिहार से झारखंड को, यानी कि जो जनजातीय राज्य है, सेम ऐसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो आपका जनजातीय इलाका है, इनकी अपनी पहचान निर्धारित हो पाई। तो आप होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही एक अन्य महत्वपूर्ण विकास हुआ जनजातीय समुदाय में सने सने। सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, तो एक जो शिक्षित मध्य वर्ग का उद्भव हुआ उसकी वजह से भी इनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हो रहा है कि जनजाति जो लोग हैं वो शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित होंगे तो अपने राइट्स के बारे में पता कर पाएंगे। ठीक है, क्या इनके अधिकार है, अपने लिए आवाज उठा पाएंगे, अपनी पहचान के लिए आवाज उठाएंगे। तो इसलिए कहता हूं शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर कोई भी खून खराबा कुछ नहीं होगा और आराम से आप विजय हासिल कर लोगे। ठीक है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी वजह से क्या हो रहा है, शिक्षित के उद्भव हुआ तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो यह वर्ग सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जिसमें हम अपने अच्छे बुरे अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। कोई भेदभाव, जिसमें हमें अपने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। तो दो प्रकार के मुद्दों, क्योंकि मैंने इसमें आपके स्टार्टिंग में ही इस वाले टॉपिक पे बात करी थी कि इसमें क्या मुद्दे रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो दो प्रकार के मुद्दे इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। जैसे एक प्रकार का जो मुद्दा रहा वो भूमि और विशेष रूप से वनों के लिए था। ठीक है, क्योंकि इनकी जो भूमि और वन वही इनके लिए घर। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या कर रहे थे, इन्हीं चीजों के ऊपर बल दे रहे थे कि इनसे वन ना छीने जाए, क्योंकि यही इनके लिए आजीविका का भी साधन है। जो भी वनों में चीजें होती हैं, जो भी उत्पाद होते हैं, उन्हीं चीजों को ये बेचकर अपना घर चलाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो गया था, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित है। दूसरे प्रकार के जो मुद्दे का संबंध है वो निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान, यानी कि इनकी अपनी खुद की पहचान, आइडेंटिटी, उसके लिए संघर्ष। तो दो ही चीजें करिए कि जल जंगल जमीन जिसको कह सकते हो वन, उस पर अधिकार। ठीक है, दूसरा अपनी सामुदायिक पहचान। ठीक है, तो वो उसके मामलों से होती है और इसीलिए दोनों मुद्दे अक्सर क्या होते हैं, साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन जनजातीय समाज में भिन्नताएं होने से अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनजातीय समुदायों में भी अलग अलग, जैसे हमने देखा था उसमें वर्गीकरण किया था, तो उसके आधार पर ये मुद्दे एक साथ भी चल सकते हैं और अलग अलग भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमारा आता है आरक्षण की नीतियों के कारण। अब आरक्षण दिया गया इसीलिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग भी अब आगे आ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। जो हमारे सर्विसेज हैं उसमें भी
रोल निभा रहे हैं, यानी कि जो मुख्य धारा उसमें भी समाहित होने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, और ये आरक्षण की वजह से ही पॉसिबल है। तो बहुत जरूरी है कि आरक्षण इनको लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो शिक्षा एक नगरीकृत व्यवसायिक वर्ग का निर्माण कर रही है। ज्यों ज्यों जनजातीय समुदाय में अधिकाधिक अंतर बढ़ता जाएगा, अर्थात उनके भीतर वर्गों में विभाजन का विकास होता जाएगा, त्यों त्यों जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के लिए भिन्न भिन्न आधार विकसित होते चले जाएंगे। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये लोग अपने अधिकारों की मांग करेंगे। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से शिक्षित जैसे होंगे तो ठीक है ना, अपने जिसको कह सकते हो कि इनके क्या सरकार द्वारा अधिकार दिए गए हैं उनको करें और अपनी पहचान निर्मित कर पाए। ठीक है, जो इनके मुद्दे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार के आंदोलन, किस प्रकार से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए, ठीक है, वो सब इसमें हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर आता है मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है। अब तक तो हमने देखा कि अब तक जनजातियों का अपने लिए किस प्रकार के मुद्दे देखने को मिले, क्या उनकी अपनी खुद की पहचान के लिए क्या आंदोलन करें। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं कि आखिर जो मुख्य धारा के समुदाय थे उनका क्या दृष्टिकोण रहा जनजाति के प्रति। ठीक है, तो देखो मुख्य धारा का जो दृष्टिकोण था वो जनजातियों के प्रति शुरू से अच्छा नहीं रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता था, साहूकार और जो महाजन थे उन्होंने इनके साथ में, जिसको कह सकते हो कि शोषणकारी जो कुचक्र था, उसमें ही जनजातियां क्या रही, बंधी रही। क्योंकि इनसे क्या होता था, ज्यादातर ऋण ले लिया तो ऋण के जो जाल था उसमें ही फंसे रहे। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ 1940 के दशक के दौरान क्या हुआ, हमें दो मुद्दे और देखने को मिले। इसमें होता है एक पृथक्करण और एकीकरण। तो दो इन मुद्दों पर क्या हुई, बहस देखने को मिली। तो जो विद्वान पृथक्करण के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने माना कि जो जनजातियां हैं उनको गैर जनजातीय जो लोग हैं उनसे बचाने की जरूरत है, उनसे रक्षा करने की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि जो लोग जनजातियों का अलग अस्तित्व बताकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि जिससे क्या होगा कि उनकी भूमि पर जो होगा अधिकार मुख्यधारा के लोगों का हो जाए। ठीक है ना, उनको भूमि से वंचित कर दिया जाए। इस प्रकार से ही वो कह रहे हैं कि इनकी रक्षा करना जरूरी है। दूसरा आता है हमारा एकीकरण। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि जनजातियों के विकास पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, कि जो मुख्य धारा के लोग हैं कि वो ही क्या करें कि जनजातियों का जो विकास है उनको शामिल करें मुख्य धारा में और उसी तरीके से उनका विकास करते हुए चले। कि जब सभी का विकास होगा तभी कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश का विकास होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हुआ, पृथक्करण और जो एकीकरण थी उसके ऊपर बहस देखने को मिली हमें। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, परिवार और नातेदारी। तो हमने जाति कर लिया जो मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था, जनजाति जो अभी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं तीसरे, परिवार और नातेदारी। ठीक है, तो परिवार और नातेदारी जिसकी हम बात करते हैं, तो देखो परिवार एवं नातेदारी में सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार। तो परिवार क्या, इस शब्द से सभी हम क्या है, रूबरू है। परिवार हमारे सुख दुख का साथी होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक परिवार जब किसी भी एक सदस्य के ऊपर जब दिक्कत आती है तो पूरा परिवार उसके साथ में खड़ा हो जाता है। ठीक है, हमारे परेशानियों में हमारे साथ में जब कोई नहीं खड़े होता तब हमारा परिवार ही साथ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, जो परिवार का संबंध है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हमें जुड़ाव से देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, हमें पढ़ने हैं परिवार के प्रकार। तो परिवार के जो प्रकार हैं वो हमें मिलते हैं दो देखने को। तो दो प्रकार हैं, एक जिसको हम कह सकते हैं एकल परिवार, या फिर हम इसको एकाकी भी बोल देते हैं, एकाकी परिवार। इंग्लिश में हम इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। दूसरा हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। ठीक है,
एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जिनकी शादी नहीं, वो साथ में रहते हैं, ठीक है, और दादा दादी भी हो सकते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में ये तो है ही है, इसके अलावा जो इनके और जैसे भाई होते हैं, ठीक है ना, चाचा चाची भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। यानी कि जिसमें हम बात कर सकते हैं कि 2 से अधिक, यानी कि 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां एक साथ देखने को इसमें मिलती हैं। इसमें आप कह सकते हो 3 से 4 पीढ़ियां, 2 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, वो इसमें देखने को मिल जाती है। अब इन्हीं सबको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि इनके क्या लाभ है, क्या इनकी हानियां हैं, ठीक है, क्या परिवार का स्वरूप है, उसको बात करते हैं। तो आपको ये देखने को मिल रहा है संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, आपके 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें विवाहित एवं अविवाहित बच्चों सहित सभी मिलकर रहते हैं। लेकिन एकाकी परिवार में पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं। संयुक्त परिवार समष्टिवादी विचारधारा पर, तो यानी कि सभी की, जिसको कह सकते हो सभी की विचारधारा को शामिल किया जाता है, जो सबके लिए हेतु। एकाकी परिवार की स्थापना का आधार व्यक्तिवादी होता है, यानी कि इसमें एक एक इंडिविजुअल की वैल्यू की जाती है। संयुक्त परिवारों में कर्ता या फिर जो घर का जो मुखिया होता है, जो सामान्यतः माना जाता है कि पुरुष ही होता है, ठीक है ना, वही क्या करते हैं कि इन्हीं चीजों का आगे का दायित्व पूरा का पूरा लेकर चलते हैं। लेकिन एकाकी परिवार में माता पिता यानी कि जो पति पत्नी, उनकी प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि संयुक्त परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक जो घर का मुखिया होता है, उनकी प्रधानता देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार के सभी कार्यों के लिए एक ही व्यक्ति यानी जो घर का मुखिया होता है वही उत्तरदायी होता है। लेकिन एकल परिवार में जो जिम्मेदारी जितनी भी होती है, उनके प्रति जितनी भी उत्तरदायी होते हैं, वो माता पिता या फिर जो कह सकते हो पति पत्नी, वही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त परिवारों में जो सामाजिक गतिशीलता होती है वो नाम मात्र के लिए ही देखने को मिलती है। लेकिन एकाकी परिवारों में जो अपेक्षाकृत गतिशीलता क्या होती है, जो ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है संयुक्त परिवारों के अपेक्षा में, यानी कि संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार में गतिशीलता, स्वतंत्रता जिसको कह सकते हो, ज्यादा देखने को मिलती है। संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का क्या होता है, उपयुक्त स्थान देखने को नहीं मिलता, उन्हें जो मान सम्मान, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन एकाकी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक रहती है और उनका स्थान ऊंचा एवं सम्मानजनक रहता है। ऐसे ही संयुक्त परिवारों में परिवार के सदस्यों के बीच द्वेष, कलह, ठीक है, कष्ट जिसको कह सकते हो, अनबन, ठीक है, ये सभी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन एकाकी परिवार के सदस्यों के बीच मित्रता की भावना बनी रहती है, जिसमें देख सकते हो, ठीक है ना, कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें सभी का सम्मान किया जाता है, बच्चों तक की सुनी जाती है। लेकिन संयुक्त परिवार में एक ने जो हुक्म दे दिया, जो ऑर्डर दे दिया, उसको ही मानना पड़ता है, ठीक है। तो वही एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इस तरह के परिवारों में जो एकल परिवार है उसमें क्या होता है भाई, आपका माता पिता बच्चे, इसमें माता पिता बच्चों के अलावा जो भी सगे संबंधी होते हैं वो भी साथ रहते हैं। कभी कभी बच्चे माँ बाप के प्यार से वंचित रह जाते हैं, ये एकल परिवार का नुकसान, क्योंकि दोनों ही माता और पिता दोनों ही क्या होते हैं, काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और इसी वजह से उनमें क्या होता है कि जो माता पिता का प्यार होता है वही नहीं मिल पाता। ये इसका सबसे बड़ा कह सकते हो कि लूप पॉइंट है, सबसे बड़ा इसका कह सकते हो आप नेगेटिव पॉइंट है। कामकाजी माँ बाप के घर पर ना रहने पर बच्चे स्वयं असुरक्षित महसूस करते हैं, मेड के भरोसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यहां पर यह चीज है, तथा स्वभाव से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्यार ही नहीं मिल पा रहा, जो चीज मैटर करती है, बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें सब मिल जाएंगी, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल पाती। ये इसका एकल परिवार का नकारात्मक पॉइंट। बच्चों के लिए दादा नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां कल्पना की चीज होती हैं, ठीक है, तो ये सब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दादा दादी साथ में है नहीं, नाना नानी है नहीं साथ में, तो वो कहानियां कौन सुनाए,
आज तो जो कहानियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना, वही चला ली जाती है और वही सुना दी जाती है, ठीक है। लेकिन संयुक्त परिवारों में बच्चों को माँ बाप के अलावा अन्य संबंधियों का भी प्यार मिल जाता है, ये इसका फायदा भी है संयुक्त परिवार का, ठीक है। बच्चों के भरपूर स्नेह एवं प्यार मिलने के कारण उनका स्वभाव तथा सामाजिकरण ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सभी जो परिवार के अंदर इतने अलग अलग लोग हैं उन सभी का उनको स्नेह मिलता है, उनका प्यार मिलता है, जिसकी वजह से उनको सामाजिकता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। कोई चिड़चिड़ापन देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों को दादी नानी की कहानियां सुनने को मिलती हैं कि आराम से गर्मी का टाइम है, छत पर लेटे हुए हैं और नानी कहानी सुना रही हैं, अपने टाइम की सुना रही है, वो अलग अलग कहानी। तो ये क्या कहीं ना कहीं सामाजिकरण ही तो हो रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से बच्चों का जो कह सकते हो सर्वांगीण विकास भी देखने को इसमें मिलता है। तो मैंने आपको दोनों के फायदे और नुकसान दोनों बताए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आता है हमारा परिवार के विविध रूप। मैंने आपको प्रकार की बात करी तो दो प्रकार हैं, लेकिन अब इसके अलावा यहाँ पर इसके विविध रूप भी हैं। जैसे हम इसको वर्गीकृत करते हैं निवास स्थान के आधार पर, तो निवास स्थान के आधार पर दो हैं, पितृस्थानिक परिवार, मातृस्थानिक परिवार। पितृस्थानिक परिवार में क्या होता है, जो नव विवाहित जोड़ा होता है, जिसकी नई नई शादी, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, माता पिता के साथ रहता है। और जो मातृस्थानिक है वो नव विवाहित जोड़ा वधू के माता पिता के साथ रहता है। वधू यानी कि जो कह सकते हो लड़की, और यहाँ पर वर है, ये वर्ग नहीं है, वर यानी कि लड़के के माता पिता के साथ में, ठीक है। तो जो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, जो नॉर्थ इंडिया की साइड में जब ज्यादा बात करूं तो वो यही रहता है। इसमें क्या होता है, लड़की अपना घर छोड़कर आती है और लड़के के घर के जो माता पिता उनके साथ में रहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है वंश के आधार पर परिवार। तो वंश के आधार पर परिवार दो भाई, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार। पितृवंश में क्या होता है, इसमें वंश, जायदाद, संपत्ति पिता के बाद क्या होता है, पुत्र को मिलती है, यानी कि पिता से पुत्र को मिलती है। और मातृवंशीय परिवार में जो वंश, जायदाद, संपत्ति है वो मां से किसको मिलती है, बेटी को मिलती है। ये होता है मातृवंशीय परिवार। फिर बढ़ते हैं अपने पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार, यानी कि ये सत्ता के आधार पर परिवार का विभाजन है। इसमें क्या है, पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व देखने को मिलता है, यानी कि इसमें क्या होता है, पितृ सत्तात्मक में पुरुषों का प्रभुत्व देखने को मिलता है और मातृ सत्तात्मक में महिलाओं का प्रभुत्व देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है खासी जनजाति, ये क्या है, मातृ वंशीय संगठन है, ठीक है। इसमें माता यानी कि जो वंशानुक्रम है वो मातृ के आधार पर किया जाता है। मातृवंशीय परिवारों पर खासी परिवार में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर पर रहता है। ये मातृवंशीय भी बताया था आपको। इसमें क्या होता है, वधू के घर पर जाकर रहना पड़ता है नवविवाहित जोड़ों को, ठीक है। तो इसमें पति जाता है अपना घर छोड़कर पत्नी के घर पे रहेगा। ये मातृवंशीय। और ऐसा कौन सी जनजाति है, खासी जनजाति। यही पेपर में आपसे पूछी जाएगी, कौन सी जनजाति में पति को पत्नी के साथ में रहना पड़ता है उनके घर में, तो वो कौन सी आपकी खासी जनजाति। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। लड़के यहाँ पर मजे कह रहे होंगे, भैया बहुत बढ़िया बता दिया आपने, ठीक है। अब आता है खासी जनजाति में सत्ता संघर्ष। अभी संघर्ष क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि माता के बाद में क्या होता है, इसमें मां से बेटी को मिलती है सत्ता। तो अब इसी में क्या होता है कि वंश परंपरा के अनुसार तो उत्तराधिकार भी पुत्र को प्राप्त ना होकर पुत्री को ही प्राप्त होता है, क्योंकि मातृवंशीय है खासी जनजाति। इसीलिए इसमें माता का भाई यानी कि मामा, ठीक है, उनको क्या होता है, जो पुश्तैनी संपत्ति होती है उसकी देखरेख करनी होती है। पुस्तक नहीं है, पुश्तैनी है, ठीक है। तो पुश्तैनी संपत्ति की क्या होती है, देखरेख कौन करेगा, मामा। अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को ही दिया गया है, ठीक है। सेकंड इसी में आता है कि इस स्थिति में जो वह स्त्री उत्तराधिकार के रूप में जो मिल गई संपत्ति, यानी कि मिली किसको है संपत्ति, महिला को, ठीक है। और संपत्ति को वो अपने ढंग से लेकिन सुचालित नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करने का, उसको रक्षा करने का उत्तरदायित्व किसको है, उसके भाई को है, ठीक है। खासी पुरुषों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक क्या, एक तो उसको अपनी जो बहन है उसकी संपत्ति की रक्षा करनी होती है, दूसरी उसको अपने खुद के
जो बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण करना होता है। इस प्रकार से दोहरी भूमिका निभाते हैं खासी जनजाति के पुरुष। ठीक है, वही दे रखा है, अपनी पत्नी तथा बच्चों की लालन पोषण का भी काम करना पड़ता है, और दूसरा खासी पुरुष अपनी बहन की संपत्ति की भी रक्षा करता है। दोनों पक्षों में स्त्रियां बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं, क्योंकि मातृवंशी व्यवस्था के बावजूद भी जो खासी समाज में शक्ति है वो पुरुषों के ही अधीन घूमती है। ठीक है, तो एक बार को मातृवंशी परिवार तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के हाथ में ही घूम रही होती है, और उनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है नातेदारी, या फिर जिसको कह सकते हो हमारा नातेदारी के प्रकार। ठीक है, तो नातेदारी के जो प्रकार हैं वो हमारे आते हैं दो, विवाह मूलक नातेदारी, रक्त मूलक नातेदारी। ठीक है, यही आपसे पेपर में पूछा गया है कि नातेदारी के कितने प्रकार है, तो दो। कौन से हैं, विवाह मूलक, रक्त मूलक। ठीक है, तो रक्त मूलक और विवाह मूलक। विवाह मूलक में समझो क्या चीज होती है, विवाह हो गया तो अब क्या हो गया, नई नातेदारी निकल कर आई, उससे पहले नहीं थी, विवाह से पहले सास ससुर, ससुर, ये सब शादी होने के बाद में रिश्ते निकल कर आते हैं। दूसरा साला साली, भाभी देवर, ये शादी से पहले नहीं है भाई। ठीक है, तो शादी होने के बाद में ही क्या है, ये नातेदारी निकल कर आएंगी। दूसरा आता है रक्त मूलक नातेदारी। इसका मतलब क्या है, जिसका संबंध हमारे किससे है, ब्लड से, खून से, खून का रिश्ता। ठीक है, तो ये चीज हमारी निकल कर, जैसे हमारे इसमें क्या होते हैं, भाई बहन। ठीक है, भाई भाई बहन बहन, यानी कि इस तरीके से क्या होता है, ये खून का रिश्ता जिसमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम रक्त मूलक नातेदारी। माता पिता भी इसी में आएंगे, रक्त मूलक नातेदारी में। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जो मैंने आपको दो पार्ट में कराया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अब आप लोगों का जो कर्तव्य बनता है वो यही कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।